फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की, जो कि आर्मंड एंड पावल के द्वारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या है, कहाँ से आया, किस तरीके से ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति का एक भाग है, और इसके अंतर्गत हम किस व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सारी जो चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर हम बात करें तो ये जो जनरल सिस्टम थ्योरी है, यानी कि व्यवस्था उपागम जो सिद्धांत है, वो डेविड ईस्टन के द्वारा लाया गया, जिसे ईस्टन मॉडल भी कहते हैं, जिसे इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहते हैं। लेकिन केवल ईस्टन ही ऐसे नहीं थे, ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिकल सिस्टम के स्टडी के लिए अपना जनरल सिस्टम थ्योरी लाया। इसके साथ ही साथ जो आर्मंड एंड पावल है, उन्होंने इसी डेविड ईस्टन की जो थ्योरी थी, यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो था, जिसे हिंदी में आगत निर्गत उपागम कहते हैं, उसमें एक ब्रॉड तरीके से अध्ययन किया, उसका एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या है, संरचना क्या है, इस सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है, यानी कि जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, सबसे पहले ये एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान में आया। मानव विज्ञान में इसका जो प्रयोग था वो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने किया था, और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है वो सोशियोलॉजी में आया। सोशियोलॉजी में इसका जो प्रयोग है वो दुर्खिम, पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन और मेरियन लेवी ने किया। फिर ये जो अप्रोच है वो सोशियोलॉजी से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आया, जहां इसका मुख्यतः प्रयोग जो है वो आर्मंड ने किया। रजनी कोठारी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, उन्होंने भी इसी उपागम का प्रयोग अपनी पुस्तक के अंतर्गत किया। डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट जो मॉडल था, जो जनरल सिस्टम यानी कि जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस थ्योरी थी, जो आगत निर्गत उपागम थे, उसमें कुछ कमी थी, जिसको दूर करने के लिए आर्मंड ने एक से अधिक जो व्यापक मॉडल है, यानी कि जो ब्रॉड अपना जो मॉडल था वो पेश करते हैं, जिसका जो नाम है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है। ये जो उपागम है, ये जो अप्रोच है, वो विकासशील देशों के राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी है। जो आर्मंड एंड पावल हैं, उनकी कुछ पुस्तकों के भी नाम जो है वो है, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अ डेवलपमेंट अप्रोच, द सिविक कल्चर, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, ये आर्मंड एंड कोलमैन ने मिलकर लिखी है। तो ये आर्मंड की जो मुख्य पुस्तकें हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। पहला है परफॉर्मेंस अप्रोच यानी कि निष्पादन उपागम, और दूसरा है डेवलपमेंट अप्रोच यानी कि विकासात्मक उपागम। यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, उसका क्या अर्थ होता है, तो आर्मंड ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं की वह व्यवस्था है जो सभी स्वतंत्र समाजों में पाई जाती है, जो कम या अधिक शारीरिक बाध्यता को काम में लेते हुए मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण और अनुकूलन स्थापित करने का कार्य करती है। यहाँ पर आर्मंड का ये भी मानना है कि सामाजिकरण को संभव बनाने वाली जो शक्ति है उसे हम लेजिटिमेट पावर कहते हैं, और ये पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इस पॉलिटिकल सिस्टम का में कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ों का जो डिस्कशन है वो आर्मंड एंड पावल ने अपने इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के तहत किया है। क्योंकि आर्मंड जो हैं वो व्यवहारवादी हैं, और इसलिए उनकी जो रुचि है, उनका जो रुझान है, वो संस्थाओं से अधिक उसकी प्रक्रियाओं में है।
और इसी कारण वो राजनीतिक व्यवस्था के भीतर यानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत कैसे कार्य होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है, उसको समझने का प्रयत्न जो है, उसको समझाने का प्रयत्न जो है वो अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जरिए करते हैं। अगर हम बात करें कि जो आमंड है वो किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन को बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, तो उन्होंने काफ़ी इसके बारे में एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। वो ईस्टर्न और आमंड ये दोनों एक टर्म लेते हैं, इनपुट और आउटपुट। आमंड ने किस तरीके से इनपुट और आउटपुट जो टर्म है उसके बारे में डिस्कशन किया है, हम इस वीडियो में आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आमंड ने किस तरीके से ये जो राजनीतिक व्यवस्था के जो कार्य है उसके बारे में बात की है। उनकी एक फेमस बुक है आमंड की, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़, जो कि 1960 में पब्लिश हुई है। उसके बारे में ये कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था का जो बेसिक इनपुट फंक्शन है यानी कि जो निवेश कार्य है वो कुछ इस तरीके से है। पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, जो आपको टॉपिक 1 दिख रहा है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम राजनीतिक संस्कृति के जो मूल्य हैं, विश्वास हैं, परंपराएं हैं, आस्थाएं हैं, उसको वर्तमान और आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाया जाता है। और राजनीतिक संस्कृति से ही जो जनरेशन है इस समय की, वो ट्रेनिंग लेती है, प्रशिक्षण लेती है, और पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोगों के विश्वास को बढ़ाया जाए कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होती है, और उनको एक आम जो लोग हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था रखे, अपना पार्टिसिपेशन रखे। यही सारी जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक समाजीकरण है। और ये जो राजनीतिक भर्ती ये है कि वो किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में अपना प्रतिभाग करते हैं। जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण करने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे परिवार आपको राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बात बताती है। जो फ्रेंड्स ग्रुप हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल, कॉलेज, मीडिया, ये सब आपको अवेयर करती है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होती है, राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से कार्य करती है। और इसी के आधार पे जो रिक्रूटमेंट है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट या जो राजनीतिक भर्ती है, वो होता है कि लोग जो है वो बढ़ चढ़कर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और प्रतिभाग करते हैं, चाहे वो वोट के जरिए हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना हो या राजनीतिक दल को ज्वाइन करना हो। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी कि हित समूहीकरण, कि व्यक्ति जो है अपने हितों को या मांगों को दबाव समूहों के रूप से प्रकट करता है। जैसे किसान अपनी मांगों को प्रकट करते हैं किस तरीके से, किसान यूनियन के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है यानी कि हित समूहीकरण है, हित स्पष्टीकरण है, वो जो समूह है वो है दबाव समूह। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो इंटरेस्ट एग्रीग्रेशन है यानी कि हित समूहीकरण, कि अलग अलग लोगों के जो हित हैं वो एक ग्रुप में करके उन हितों का जो संयुक्त रूप है वो राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पेश करना। और जो चौथा है वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी राजनीतिक संचार, कि राजनीतिक संचार के माध्यम से लोग अपनी मांगे, समर्थन, विरोध सभी सरकार तक या राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आमंड एंड पावेल ने किस तरीके से अपने राजनीतिक व्यवस्था का ये जो सिद्धांत है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम के कितने स्टेप्स होते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था के कुल 3 चरण होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला है इनपुट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के निवेश। दूसरा है कन्वर्जन प्रोसेस यानी रूपांतरण प्रक्रिया। और तीसरा है आउटपुट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर हम इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आमंड और पावेल ने किस तरीके से समझाया है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करती है,
क्या क्या इनपुट्स होते हैं यानी निवेश होते हैं, वो किस तरीके से पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें जाती है, कन्वर्जन होता है, फिर आउटपुट के रूप में निकलता है, हम इस पूरे ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस टॉपिक को लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को बनाना होगा। अगर ये आप ग्राफ अच्छे से लर्न करके बना लेंगे तो इसकी डीलिंग करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, इस ग्राफ को अपनी कॉपी पे या नोट्स में बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आमंड पावल हैं वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के में जो इनपुट्स होते हैं वो दो तरीके की होती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इनपुट जो है वो दो तरीके के होते हैं। डेविड इस तरीके की बात नहीं करते हैं। डेविड ये कहते हैं कि मांग जो है होती है, लेकिन आमंड एंड पावल ने मांग और समर्थन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, और कौन सी मांग होगी, कैसा समर्थन होगा, इसके बारे में एक विस्तृत रूप से अपनी व्याख्या की है। यहाँ पर हिंदी में भी है, और आप आप स्लाइड के माध्यम से आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वह ये जो चार है ये मांग है, और दूसरा जो है ये है समर्थन यानी कि सपोर्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले डिमांड की यानी मांग की बात करेंगे। आमंड ने चार तरीके के डिमांड यानी मांगों के बारे में बात की है। ये जो डिमांड और सपोर्ट ये दोनों इनपुट हैं, और ये कहाँ जाएंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे ये एरो बना है वैसे ही आपको अपने नोट्स में भी बनाना होगा। ये यानी कि जो इनपुट्स हैं यानी डिमांड और सपोर्ट ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिमांड क्या है और सपोर्ट क्या है। तो पहला जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिमांड यानी कि वितरण संबंधी मांगे, कि यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो अपनी डिमांड किससे करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम से। तो पहले इनकी डिमांड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिमांड यानी वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन संबंधी मांगे। लोग ये मांग कर सकते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, वेतन चाहिए, पानी चाहिए या किसी तरीके की सुविधा चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, ये मांग रहे हैं लोग, ये इनकी डिमांड है, किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से। दूसरा जो है, दूसरी डिमांड क्या है, व्यवहारों को नियंत्रित संबंधी करनी मांगे यानी कि कंट्रोल ओवर बिहेवियर। यहाँ पर लोग जो हैं कुछ इस तरीके से ये डिमांड कर सकते हैं कि लोगों के बिहेवियर पर, लोगों के आचरण पर कंट्रोल किया जा सके, या व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगे। जैसे कि हो सकता है कानून बनाना, कोई अधिनियम, घरेलू हिंसा मुक्ति अधिनियम या सड़क सुरक्षा अधिनियम, इस तरीके की लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करने से संबंधी मांगे। तीसरा है पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे, कि वोट का अधिकार चाहिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार चाहिए, ये मांग करते हैं लोग पॉलिटिकल सिस्टम से। जो चौथी मांग है वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी संचार से संबंधी मांगे। इस प्रकार के जो मांग है वो किस तरीके से है, ये इसमें हो सकता है कि विचार अभिव्यक्त करने की मांगे या आरटीआई संबंधी मांगे, ये जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में हो सकता है। तो ये चार तरीके के जो इनपुट्स हैं, पहला यानी कि जो डिमांड है ये चार है। सपोर्ट वो भी इनपुट है, लेकिन सपोर्ट में किस तरीके के सपोर्ट भी यहाँ चार तरीके की बात करते हैं आमंड एंड पावल। पहला कह रहे हैं मटीरियल सपोर्ट यानी कि द्रव्यात्मक समर्थन, जिसमें कि कह सकते हैं कि कर देना। तो लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को। तो पहला है कि द्रव्यात्मक समर्थन यानी कि कर देना। तो ये लोगों का, आम जनता का एक सपोर्ट है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, कि जो वो कर देते हैं उसी से पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लोगों के लिए कार्य करती है, पार्क बनाती है और या सड़क बनाना या इस तरीके की चीज़ें करना। तो पहला जो मटेरियल सपोर्ट है वो है द्रव्यात्मक समर्थन, यानी कि इसमें टैक्स देना इंक्लूडेड है, एक्सेट्रा। दूसरा है कि सपोर्ट ऑफ ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता के समर्थन, कि जो सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम कानून बना रही है तो उसका आज्ञा करना, उसको सपोर्ट, उस कानूनों का पालन करना, ये आज्ञाकारिता के समर्थन है। तीसरा है सहभागिता समर्थन यानी कि पार्टिसिपेशनल सपोर्ट, जैसे कि
इसके अंतर्गत आ जाएगा कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेशन के थ्रू अपना सपोर्ट दे रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, जैसे मतदान करना, राजनीतिक गतिविधियों में प्रतिभाग करना एक्सेट्रा। और चौथा है डिफेंसिव सपोर्ट, यानी कि श्रद्धात्मक समर्थन, जैसे कि अपने जो राष्ट्र प्रतीक हैं, जो राष्ट्र के समारोह होते हैं, या जो पदाधिकारी हैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना। अब यहाँ पर आमंड ये कहते हैं कि ये जो डिमांड और सपोर्ट, ये दो तरीके की जो चीज़ें हैं वो कैसे बनेगा, वो जब तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिमांड और सपोर्ट के बाद आपको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट को, क्योंकि ये डिमांड और सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, आम नागरिकों के द्वारा। और जब तक आम नागरिकों में राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, यानी कि वह राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सारी उसकी जो प्रक्रिया, किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था चलती है, किस तरीके से हमको राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपना प्रतिभाग करना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी कैसा कार्य कर रही है, उनके अंदर वो अवेयरनेस होना चाहिए कि राजनीतिक दल कौन है, कैसा है, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में काम होता है। जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक हमारा राजनीतिक समाजीकरण नहीं होगा, तब तक राजनीतिक भर्ती यानी कि पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी संभव नहीं है। क्योंकि जब हम मतदान करते हैं या सरकार के कानूनों का पालन करते हैं, या सरकार के जो भी आज्ञा है, उसकी ऑर्डर है, जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे और हम जब तक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, ये दोनों चीज़ें जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगी तब तक डिमांड और सपोर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे चूँकि प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में लोगों को डिमांड करना भी ज़रूरी है और सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि लोगों के अंदर राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी हो और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट यानी राजनीतिक भर्ती भी हो। तो डिमांड और सपोर्ट के बाद आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जब ये डिमांड और सपोर्ट ये जो आम जनता की तरफ से कहाँ जा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में, यानी कि ये है कन्वर्जन प्रोसेस। आपके डिमांड और आपका जो सपोर्ट है वो राजनीतिक व्यवस्था में अब इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्जन प्रोसेस या रूपांतरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे चाय की आप अगर चाय बनाते हैं तो चाय को आप छानते हैं, तो चाय को जब छानते हैं तो जो पीने योग्य होती है चाय वो आपके कप में आती है, और जो चाय की पत्ती होती है वो चलनी में ही रुक जाती है। तो उसी तरीके से है कि लोगों के डिमांड और जो डिमांड है वो जा रही है पॉलिटिकल सिस्टम में। अब पॉलिटिकल सिस्टम इस बात को देखेगी कि लोगों की कहीं कोई ऐसी मांग तो नहीं है जो व्यर्थ है, या लोगों की ऐसी कोई मांग तो नहीं है जो कुछ ही लोगों के लिए हित में है, बाकी लोगों के लिए सही नहीं है। तो वो क्या करेगी, उस तरीके की मांगों को वो वहीं रोक देगी, और जो ऐसी मांगी हैं जिसे पूरे समूह का, पूरे समाज का भला हो सके, उस तरीके की मांगों को वो आगे बढ़ा देगी और आउटपुट के रूप में बाहर निकालेगी। यानी कि ये मांग अगर है, अगर इस तरीके की मांग है कुछ ऐसी जो पूरे समाज के लिए हितकर है, तो वो मांगों को पॉलिटिकल सिस्टम में वो चाय की छन्नी के रूप में आगे बढ़ेगी, और अगर वो सही मांग है तो वो आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगी। अगर वो मांग ऐसी है जिससे कि समूचे समाज का भला नहीं होता है, तो वो मांग उसी पॉलिटिकल सिस्टम में ही ख़त्म हो जाएगी, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आई होप कि आपको ये जो उदाहरण है वो समझ में आया होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिमांड और सपोर्ट है, जब वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है तो इस डिमांड और सपोर्ट को किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, या ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कन्वर्जन प्रोसेस यानी रूपांतरण प्रक्रिया कि डिमांड और सपोर्ट को यहाँ पर कन्वर्जन किया जाता है, अगर वो सही है तो आउटपुट के रूप में बाहर निकलती है। तो अभी हम जो ये कन्वर्जन प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो डेविड स्टर्न है
वो कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में इतना डीप में नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आमंड एंड पावेल ने कन्वर्जन प्रोसेस को डेविड से एक बेहतर व्याख्या की है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रूपांतरण प्रक्रिया है वो 2 भागों में बट जाएगी। यहाँ पर जो पहला है रूपांतरण प्रक्रिया यानी कि जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो जो है पॉलिटिकल कन्वर्जन प्रोसेस, तो जिसमें पहला है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी कि हित अभिव्यक्तिकरण। यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति या जो समूह जो है, जो ग्रुप है, वो उनकी जो मांग है सरकार या राजनीतिक व्यवस्था उस पर ध्यान दे, तो वो क्या करेंगे कि अपनी हितों को, अपनी मांगों को वो दबाव समूहों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे किसानों को अगर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना होता है तो एक एक किसान नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक की डिमांड तो सरकार नहीं उतना ध्यान देगी। इसीलिए वो क्या करेंगे, किसान यूनियन यानी कि जो दबाव समूह है या यूनियन है उसके माध्यम से अपनी जो मांग है वो प्रस्तुत करते हैं ताकि सरकार या राजनीतिक व्यवस्था उनके मांगों पर ध्यान दे। दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन यानी कि हित समूहीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बहुत सारी विभिन्न मांगे हैं, जो बहुत सारी मांग है उसको एक मांग में रूपांतरित कर दिया जाता है, यानी अलग अलग लोगों की मांगों को एक ग्रुप में बना दिया जाता है और फिर इसके बाद उस पर ये विचार किया जाता है कि इस तरीके की मांग जो है क्या वो सही है और इसके बारे में किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम अपना डिसीज़न लेगा। तो ये रूपांतरण प्रक्रिया में बहुत सारा हेल्पफुल हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो अलग अलग लोगों के मांग है उसको एक ज्वाइंट कर देते हैं, उसको हित समूहीकरण कर देते हैं और इस तरीके की जो मांग से क्या होता है कि ध्यान जाता है कि इस तरीके की मांगों को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, यानी पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से ऐसे मांगों को वो आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर कुछ कानून बना सकते हैं। और जो तीसरा है वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी कि राजनीतिक संचरण। क्योंकि राजनीतिक जो प्रक्रिया है, राजनीतिक जो संरचनात्मक प्रक्रिया है, जो राजनीतिक संचार है वो क्या करती है कि वो 2 तरफा काम करती है। पहला ये है कि जो विभिन्न समूहों की जो मांगे हैं, उनकी जो डिमांड है, उनके जो सपोर्ट है या उनका जो विरोध है वो भी सरकार तक पहुंचाए जाते हैं और सरकार को अगर कुछ आवश्यक सूचना देनी होती है या सरकार के कुछ निर्णय होते हैं, कुछ नीतियां होती हैं, तो वही पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू यानी राजनीतिक संचार के थ्रू तो जो सरकार है वह अपनी डिसीज़न, अपनी सूचनाएं, अपने निर्णय वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक सेतु का काम करती है जनता के और सरकार के या राजनीतिक व्यवस्था के बीच में। फिर उसके बाद क्या बात होती है, फिर उसके बाद जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो आगे जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंटल जो प्रोसेस है, यानी कि जो कन्वर्जन प्रोसेस का जो नेक्स्ट जो स्टेप है, यानी कि शासकीय जो रूपांतरण प्रक्रिया है या सरकारी रूपांतरण प्रक्रिया, वो क्या है। यहाँ पर 3 बातें हो रही हैं, 3 जो पॉइंट्स है वो ये है। पहला है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, और तीसरा है रूल एडजुडिकेशन। यानी कि पहला है नियम निर्माण, दूसरा है नियम प्रयुक्तिकरण और तीसरा है नियम अधिनिर्णय। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो तीनों काम है वो कौन कौन करेगा। पहला यानी रूल मेकिंग का काम कौन करता है, कानून बनाने का काम कौन करता है, व्यवस्थापिका। दूसरा काम कौन करेगा, जब रूल मेकिंग यानी कि जब कानून बन गया जिसे कि व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव बना रही है, तो उस कानूनों को, उस नियम को जो है प्रयुक्तिकरण कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेगी कार्यपालिका यानी कि सरकार। और उसी नियम पर अगर कोई निर्णय देना हो, उस पर कुछ एडजुडिकेशन लगाना हो, तो वो काम कौन करेगा, वो है न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो मांग और सपोर्ट आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर कि कानून बनाया जाना चाहिए, मान लीजिए कि किसी के द्वारा ये कानून बनाया गया कि मांग की गई कि जो लड़कियों की शादी अगर मान लीजिए इस समय 16 साल की अगर है, अगर यहाँ पर ये बात हो रही है कि लड़कियों की उम्र जो है वो और आगे बढ़ाई जाए ताकि लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, उनको अपने जो डेवलपमेंट करने का मौका मिल सके, तो ये एक मान लीजिए एक मांग है। तो ये मांग जो डिमांड है वो कहाँ से जा रही है, आम जनता के पास। अब वहाँ पर जो कन्वर्जन प्रोसेस होगा तो ये देखा जाएगा कि ये मांग तो उचित है और इस मांग से पूरे समूह का, पूरे समाज का जो है वो
भला है। तो इस मांग को क्या करेंगे, उस पर हम रूल बना देंगे, सॉरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रूल बना देगी, उस पर कानून बना देगी और उसको एडजुडिकेट करने का काम जो है वो कार्यपालिका करेगी। और उसके बाद ये जो कानून है, जो मांग अब कानून का रूप लेकर अब आउटपुट के रूप में बाहर निकलेगी, यानी समाज में निकलेगी। यानी कि ये मांग अब सरकार के द्वारा देखी गई और ये सरकार के द्वारा के बाद ये देखा गया कि ये जो है ये मांग उपयुक्त है, इस पर कानून बनना चाहिए। अब वो कहाँ आएगा, आउटपुट के रूप में समाज में, जिसे कि पूरे समाज को मानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर ये 3 बातें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि मान लेते हैं कि सभी की मांगें तो सही नहीं होंगी, कुछ लोगों की ऐसे भी मांग होगी जो सही नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। यहाँ पर आमंड एंड पावल ये कहते हैं कि जब मांग और समर्थन इस तरीके का नहीं है जिससे कि पॉलिटिकल सिस्टम में डिसबैलेंस हो सकता है। कुछ मांगें ऐसी हो सकती हैं जो व्यर्थ की हो सकती हैं, जो कि समाज से राजनीतिक व्यवस्था में आती है। तो ऐसे मांगों को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर आमंड एंड पावल बताते हैं कि गेट कीपिंग यानी कि द्वारबंदी, ये एक एक अनौपचारिक जो संगठन है जिसमें कि राजनीतिक दल, दबाव समूह इत्यादि जो है वो अनेक मांगों को राजनीतिक व्यवस्था में जाने से रोकते हैं। यानी कि गेट कीपिंग करते हैं कि गेट के अंदर यानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कौन सी मांगें आएंगी, वह मांगें जो उचित होंगी। लेकिन गेट के बाहर कौन कौन सी मांगें वो ख़त्म कर दी जाएगी, वो मांगें जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। यानी कि गेट कीपिंग की जो है वो प्रोसेस होता है। अब जब आउटपुट के रूप में जो मांगे हैं या समर्थन है, जब वो कानून के रूप में बाहर निकलते हैं, तो उसको भी आमंड एंड पावल ने 4 भागों में बांटा है। पहला आउटपुट है निकालने वाले या उगाहने वाले निर्गत यानी एक्सट्रैक्टिव आउटपुट, जिसके अंतर्गत आता है कि कर लेना या टैक्स लेना या इस तरीके की चीज़ें। दूसरा है रेगुलेटरी आउटपुट यानी कि व्यवहार को नियंत्रित करना अगर हो तो उसके लिए जो कानून अगर बनाना हो, तो अगर वो मांग के रूप में आया, फिर कन्वर्जन प्रोसेस में आया, फिर आउटपुट के रूप में बाहर निकला। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव मांगे कि मान लीजिए कि तनख्वाह बढ़ाने संबंधी जो अगर याचिका है या शिक्षा से संबंधित अगर कोई मांग है तो वो सही निकली, अब कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू अब वो आउटपुट के रूप में बाहर निकल रही है। यानी कि शिक्षा की व्यवस्था करना या किसी तरीके की रोजगार की व्यवस्था करना, ये अब जो है एक कानून के रूप में बाहर निकला। फिर चौथा है प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक आउटपुट के अंतर्गत इस तरीके के कानून बन सकता है कि लोगों को, आम जनता को जो सरकार के जो प्रतीकात्मक है, जैसे कि एक कानून बना, एक नियम बना कि जो प्लास्टिक के जो झंडे होते हैं वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अक्सर वो होता है कि 15 अगस्त के बाद जो 16 अगस्त होता है वो ज़मीन पे फेंके रहते हैं और इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान न हो, इसीलिए ये नियम निकाला गया कि प्लास्टिक से बने झंडों का निर्माण नहीं होगा, कोई भी प्लास्टिक से बने निर्मित जो झंडे हैं उसका उपयोग नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो आउटपुट निकला, अब ये क्या होगा, ये समाज से डिमांड और सपोर्ट गया, कहाँ गया, पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर ये आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। तो अब ये जब समाज में आया, ये हम ही लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, हम लोग इसको मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस पर कुछ कमी हो या हमें स्वीकार ना हो, आम जनता को उसमें कुछ ऑब्जेक्शन हो, तो क्या होगा, फिर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फीडबैक। यहाँ पे मैंने ये एरो नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर आप जो है ये आउटपुट जो है वो दोबारा से डिमांड के रूप में वापस जाएगी पॉलिटिकल सिस्टम के पास कि हमारा फीडबैक क्या है। फीडबैक का जो हिंदी होता है वो है प्रतिसंभरण, यानी कि हमारी आउटपुट के प्रति हमारा क्या रवैया है। जैसे अनुच्छेद 370 की अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा वो आउटपुट के रूप में बाहर निकला कि आज से अनुच्छेद 370 खत्म, तो चूँकि समाज में आया, अब ये कानून के प्रति हमारा क्या फीडबैक रहा, ये पॉलिटिकल सिस्टम के पास भी वापस गया कि अनुच्छेद 370 का जो ख़त्म हुआ या कोई भी अगर ऐसा कानून है जो हमारा उसके प्रति क्या रवैया हुआ, अगर हमको उस पर ऑब्जेक्शन तो नहीं है, हम उसके सपोर्ट में हैं, तो भी एक फीडबैक जो है वो वापस पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति वापस जाती है।
यहाँ पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आमंड एंड पावल ने इस तरीके से ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में बात की, और ये हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इजी है और किस तरीके से सरवाइव करती है। यहाँ पर आमंड एंड पावल ने अपने इस अप्रोच के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में काम होता है और किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन करता है। हालांकि कुछ लोग इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि डेवलप कंट्री के लिए सही है, लेकिन ये जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री वहाँ के लिए नहीं सही है। लेकिन अगर हम ये देखें तो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हमें मजबूत बनाना है, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें ये देखना होगा कि उसकी संरचना कैसी है और वहाँ पर प्रकार कैसे हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।